हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे फ्रेंच काफ्का की एक फेमस नावल जिसका नाम है द ट्रायल। इस नावल को लिखा गया था 1914 और 15 के बीच और इसे पब्लिश किया गया था काफ्का की डेथ के बाद यानी कि 1925 में। इस नावल का मेन थीम है जस्टिस एंड द लॉ। काफ्का ने नावल में बताया है कि किस तरह ऑर्डिनरी मैन को जस्टिस मिल नहीं पाता, क्योंकि जो लॉ इंस्टीट्यूशंस हैं, जुडिशरी है, वो काफ़ी हद तक करप्ट हो चुकी है, क्योंकि इन इंस्टीट्यूशंस को चलाने वाले पर्सन्स ही करप्ट हो चुके हैं। इस नावल को पढ़ के हमें क्लियर हो जाएगा कि काफ्का क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब हम इसकी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। इसकी स्टोरी स्टार्ट होती है जोसेफ के नाम के एक पर्सन से। वो बैंक में चीफ क्लर्क है। उसके 30th बर्थडे पे उसके घर में 2 गार्ड्स आते हैं, 2 पुलिस वाले आते हैं और उसे कहते हैं दैट ही इज़ अंडर अरेस्ट। जिस घर में जोसेफ रह रहा है वो उसका अपना घर नहीं है, वो उसका बोर्डिंग हाउस है जहाँ पर वो टेनेंट यानी कि किराएदार के तौर पे रह रहा है। तो जोसेफ उन गार्ड्स को देखकर थोड़ा शॉक तो हो ही जाता है, लेकिन वो कंफ्यूज भी हो जाता है, क्योंकि वो कहता है कि उसने तो कुछ भी गलत किया ही नहीं है, तो उसे अरेस्ट क्यों किया जा रहा है। तो वो गार्ड्स उसे कहते हैं कि वो उसके अरेस्ट के कारण को नहीं बता सकते, क्योंकि ये उन्हें भी नहीं पता है, उन्हें सिर्फ उसे अरेस्ट करने के लिए भेजा गया है। वो गार्ड्स उसे साथ वाले रूम में ले जाते हैं जहाँ पर उनका सीनियर इंस्पेक्टर उसके इंटेरोगेशन के लिए आया हुआ है। जोसेफ इंस्पेक्टर से पूछता है कि उसका क्राइम क्या है, उसे किस बेसिस पे अरेस्ट किया गया है। तो वो इंस्पेक्टर उससे कहता है कि वो उसे उसके क्राइम के बारे में तो नहीं बता सकता, लेकिन हर संडे उसके ट्रायल्स होंगे और हियरिंग्स होंगी कोर्ट में और जोसेफ को वहाँ पर आना पड़ेगा। इसके अलावा वो अपने काम वगैरह पे जा सकता है, अपनी नॉर्मल लाइफ जैसे वो जीता है वैसे जी सकता है, लेकिन संडे के दिन उसे कोर्ट में प्रेजेंट होना होगा, क्योंकि तब उसकी सुनवाई होगी। और वो जोसेफ को बिना उसके क्राइम के बारे में बताए वहाँ से चले जाते हैं। तो अब जिस रूम में जोसेफ की इंटेरोगेशन हुई थी वो रूम था फ्रॉलिन का। फ्रॉलिन भी उसी बोर्डिंग हाउस में रहती है और जब वो घर वापस आती है तो जोसेफ उसे बता देता है कि उसकी इंटेरोगेशन उसके रूम में हुई थी और उसकी परमिशन के बिना उसका रूम यूज़ हुआ था, तो इसके लिए वो उससे माफ़ी मांगता है और उसे किस करके अपने रूम में वापस आ जाता है। तो अब संडे का दिन आ जाता है और जोसेफ उस इंस्पेक्टर के दिए हुए एड्रेस पे पहुंच जाता है जहां पर उसके केस की हियरिंग्स होनी है। तो जोसेफ उस जगह पे पहुंच जाता है। वो एक बिल्डिंग होती है जिसमें बहुत छोटे छोटे फ्लैट्स होते हैं। ये फ्लैट्स मेनली किराएदारों के लिए बनाए जाते हैं और ऐसी बिल्डिंग को टेनेमेंट कहते हैं। जोसेफ उस बिल्डिंग में चला तो जाता है, लेकिन वहाँ पे बहुत सारे रूम्स हैं और जोसेफ कंफ्यूज हो जाता है कि इनमें से कोर्ट रूम कौन सा है। तो एक वॉशर वुमेन उसकी हेल्प करती है कोर्ट रूम को ढूंढने में। वो उसे बताती है कि कोर्ट रूम वहाँ पर है। जब जोसेफ कोर्ट रूम पहुँच जाता है तो वो देखता है कि बहुत ही हॉट सफोकेटेड सा रूम है। उस कोर्ट रूम में बहुत सारे लोग बैठे होते हैं। मैजिस्ट्रेट जोसेफ को बोलता है कि वो 1 घंटा लेट आया है। यह सब सुनकर जोसेफ बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाता है और वो गुस्से में बोलने लगता है कि उसे सिर्फ एड्रेस दिया गया था, उसे ये नहीं बताया गया था कि कोर्ट की प्रोसीडिंग्स कितने बजे स्टार्ट होंगी, और दूसरी बात उसे ये अब तक नहीं बताया गया कि उस पे चार्जेस किस बेसिस पे लगे हैं, किस क्राइम के अंडर उसे अरेस्ट किया गया है। जोसेफ को और गुस्सा इसलिए आता है जब जज उसका नाम सही तरह से नहीं लेता और कोर्ट रूम में प्रेजेंट सभी लोग हंसने लग जाते हैं। तो वो ये कहकर वहाँ से चला जाता है कि उसे इस कोर्ट प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेट ही नहीं करना, क्योंकि कोर्ट रूम में प्रेजेंट कोई भी पर्सन अपने काम को लेकर सीरियस ही नहीं है। अब जोसेफ अपने अंकल कार्ल के पास जाता है। अंकल कार्ल ने ही जोसेफ को पाल पोस कर बड़ा किया है। जब वो उसकी इस हालत के बारे में जानते हैं तो वो बहुत ज़्यादा वरीड हो जाती हैं। अंकल कार्ल जोसेफ को एक लॉयर को हायर करने की एडवाइस देते हैं। तो ऐसे वो दोनों एक लॉयर के पास जाते हैं जिसका नाम होता है हर्ल्ट। तो अब चीफ क्लर्क ऑफ कोर्ट एंड लॉयर हर्ल्ट केस के बारे में एक दूसरे के साथ डिस्कशन करने लग जाते हैं। तो हर्ल्ट की नर्स लेनी जोसेफ को दूसरे रूम में ले जाती है और उसे सिड्यूस करने की कोशिश करती है। तो ऐसे 3-4 हफ्ते गुजर जाते हैं, लेकिन जोसेफ अपने काम पे कंसंट्रेट नहीं कर पाता, क्योंकि उसे अपने केस की बहुत टेंशन होती है, क्योंकि लॉयर हर्ल तो उस केस को लेकर सीरियस नहीं है और उसके केस में कोई प्रोग्रेस भी नहीं हो रही। जोसेफ के बैंक में एक क्लाइंट उसे कहता है कि वो एक कोट पेंटर को जानता है जो शायद इस केस में उसकी हेल्प कर सके।
उस कोट पेंटर का नाम होता है टिटोरली और वो दोनों उससे मिलने जाते हैं। वो कोट पेंटर उन्हें बताता है कि उसने आज तक ऐसा कभी नहीं देखा कि जिस पे वो केस लगा दें उसे वो इजीली छोड़ दें। ना ही वो कोर्ट में फ़ैसला टाइम पे देते हैं और ना ही वो किसी को रिलीज़ करते हैं। और बस एक ही चीज़ है जो वो करते रहें कि वो एंड तक अपना केस मजबूती से लड़ते रहें। तो अब जोसेफ लॉयर हल्ट के पास जाता है और वहाँ पर उसे मिलता है एक मर्चेंट जिसका नाम होता है ब्लॉक। ब्लॉक उसे कहता है कि वो हल्ट का क्लाइंट है और वो 5 सालों से उसका केस लड़ रहा है, लेकिन उसके केस में कोई भी प्रोग्रेस नहीं हो रही। वो जोसेफ को कहता है कि इस केस के चक्कर में उसकी सारी प्रॉपर्टी भी बिक गई। तो ये सब सुनकर जोसेफ ये डिसाइड करता है कि वो अपना केस खुद हैंडल करेगा और वो लॉयर हल्ट को अपने केस से डिसमिस करके वापस आ जाता है। एक दिन जोसेफ को बैंक में एक काम दिया जाता है कि उनके बैंक में एक इटालियन क्लाइंट आएगा और जोसेफ को उसे टाउन के एक कैथेड्रल में लेके जाना है। कैथेड्रल एक चर्च होता है, एक बिग चर्च। तो अब जोसेफ तो कैथेड्रल में पहुंच जाता है, लेकिन वो इटालियन क्लाइंट वहां पर नहीं आ पाता। लेकिन तब जोसेफ की मीटिंग एक चैपलिन के साथ होती है। चैपलिन होता है कोई प्रीस्ट। वो उसे कहता है कि जिस कोर्ट में तुम्हारे ट्रायल्स चल रहे हैं उस कोर्ट की प्रिजन का मैं प्रीस्ट हूँ, मींस चैपलिन हूँ। वो उसे कहता है कि तुम्हारे केस की हियरिंग्स मैंने देखी हैं। वो उसे कहता है कि तुम्हारा केस बहुत बुरे तरीके से चल रहा है और बहुत जल्द तुम गिल्टी करार दिए जाने वाले हो। यह सुनकर जोसेफ घबरा जाता है और वो चैपलिन से पूछता है कि अगर वो उसकी कोई हेल्प कर सके, लेकिन चैपलिन ऐसे करने से मना कर देता है। तो अब जोसेफ का 31st बर्थडे आ गया है। वो अपने बर्थडे वाले दिन अच्छे से तैयार हो जाता है कि वो कहीं बाहर जाएगा, लेकिन उसके पास 2 आदमी आते हैं। वो दोनों भी अच्छे से ड्रेसअप होते हैं और वो दोनों जोसेफ को पकड़कर कहीं दूर ले जाते हैं, टाउन के बाहर ले जाते हैं। उन दोनों में से एक ने जोसेफ को कॉलर से पकड़ा होता है और दूसरा पर्सन नाइफ निकालता है। वो नाइफ से 2 बार जोसेफ को अटैक करता है। एक्चुअली वो नाइफ से जोसेफ के हार्ट पे अटैक करता है और वहीं पर जोसेफ की डेथ हो जाती है। तो गाइस आप देख सकते हैं कि जोसेफ के 30th बर्थडे पे उसको अरेस्ट किया गया था और उसके 31st बर्थडे को उसका मर्डर कर दिया गया था। जोसेफ का क्राइम क्या था, उसे अरेस्ट क्यों किया गया था और उसका मर्डर क्यों हुआ, यह सब चीज़ें नॉवल में कहीं पर भी क्लियर नहीं है। इसका कोई कारण भी नहीं बताया हुआ। तो गाइस फ्रांज काफ्का की अदर वर्क्स के जैसे ही इस नॉवल को भी कभी कंप्लीट नहीं किया जा सका और यह एक अनफिनिश्ड नॉवल बनकर हम सबके सामने रह गई। सो गाइस यह थी इस नॉवल की समरी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब करके जाना। सो टेक केयर गाइस, बाय बाय। I don't know where we're gonna fly like you